एटॉमिक फिजिक्स एक नया चैप्टर चालू हो रहा है। इस चैप्टर में बेसिकली आप लोगों को स्टडी करना है कि एटम हम लोगों को दिखता कैसा है। दूसरा, आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा कि जैसे आपने कभी देखा कि लोहे को गर्म किया जा रहा है और लोहे को जब गर्म करते हैं तो उससे रेड कलर की लाइट निकलती है। जैसे अगर हम आपके सामने लोहे के अलावा सोडियम को गर्म करें तो सोडियम को गर्म करने पर येलो कलर की लाइट निकलती है। आखिरकार ये फिनोमेना कैसे होता है? अलग मटेरियल को गर्म करने पर अलग कलर की बीम ऑफ लाइट हमें क्यों दिखाई पड़ती है? ये अलग अलग मैटर का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? हम लोगों को सब कुछ इस चैप्टर में स्टडी करना है। फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में सभी मेटल्स के या सभी मटेरियल्स के स्पेक्ट्रम को स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। लेकिन आपको इस चैप्टर को पढ़ के समझ में आ जाएगा कि स्पेक्ट्रम अगर हमें दूसरे मटेरियल्स के स्टडी करने हैं तो कैसे करे जाए। शुरुआत में अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक जॉन डाल्टन की हाइपोथेसिस से। जॉन डाल्टन से पहले की बात करें तो इंडियन माइथोलॉजी में एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था ऋषि कड़ाग। बोला जाता था कि वो मंदिर में रहते थे और घास फूस की रोटी खाया करते थे। एक दिन वो किसी घास के तिनके को तोड़ रहे होंगे, तभी उन्होंने ये सोचा कि अगर इस तिनके को तोड़ते चले जाएं तो लास्ट में एक ऐसा तिनका बचेगा जिसको और फर्दर पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उसे उन्होंने हिंदी में परमाणु कहा था। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई मैगजीन का एक्सेस नहीं था कि किसी मैगजीन में जाके अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश कर पाएं, तो फिलहाल उनका एक्सपेरिमेंट ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन एक जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बार एयर को स्टडी किया। आप लोगों ने बॉयल्स एक्सपेरिमेंट स्टडी किया होगा, बॉयल्स लॉ को स्टडी किया होगा। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि अगर प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ बोलता है पीवी इज इक्वल टू के। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटने लगेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटने लगेगा। यही तो बोलते हैं। सोचो जैसे हमारे आसपास एयर है और हम एक काम करते हैं, एयर को एक बर्तन में कन्फाइन कर लेते हैं। एक बर्तन में आपने एयर को बंद किया और उसके बाद आप लोग उस एयर को कंप्रेस करना चालू करते हो। आप लोगों ने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो एयर कंप्रेस हो जाएगी। सोचो एयर कंप्रेस कैसे हुई? आपके पास एक सॉलिड मटेरियल है, जैसे हम मान लें एक आयरन का पीस आपके पास है, आप फोर्स लगाते हो वो कंप्रेस नहीं होता। हालांकि आयरन तो सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर है। हम लोग बात करें एयर की, तो एयर को ऊपर आप लोग प्रेशर लगाते हो, वो कंप्रेस क्यों हो जाता है? सोचो अगर एयर बना होता, अगर एयर एक सिंगल एंटाइटी होती, मान लो ये एयर का एक ब्लॉक है और ये एक सिंगल एंटाइटी होती, तो आप इसके ऊपर फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के इसे कंप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन रियल में एयर कैसी होती है? कई सारे एटम्स या मॉलिक्यूल से बनी होती है और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ गैप होता है, और ये गैप जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं ये गैप घटने लगता है और गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर हम लोग प्रेशर को कम करते जाएं तो ये गैप बढ़ने लगता है और गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। यही तो काम होता है। तो जॉन डाल्टन ने इस चीज को सबसे पहले सोचा और उन्होंने इस चीज को सोच के एक थ्योरी दी कि हर मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उस पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले हम लोगों को एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। आप लोगों ने इनके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जॉन डाल्टन ने बोला था कि एटम किसी भी मटेरियल का वो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। यही तो पढ़ा है आप लोगों ने। लेकिन उसके बाद हमने इसे फर्दर भी डिवाइड किया हुआ है। हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन अलग अलग पार्टिकल्स को भी जानते हैं। और साथ ही साथ हम लोग आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, जिनको क्वार्क कहा जाता है। आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा था। चलिए ठीक। तो जॉन डाल्टन की थ्योरी क्या थी, ये बात आप लोगों को बताई गई। तभी क्या होता है, एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था जे टॉमसन। जे टॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था। आप लोगों ने फेमस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में तो सुना ही होगा, क्लास 9th में और क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और जॉन डाल्टन, या मान लीजिए हम लोग किसी भी मैटर को देखते हैं तो मैटर हम लोगों को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिखाई पड़ता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि मटेरियल में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। ये बात तो आप लोग जानते हो, मटेरियल में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब यह हुआ कि उस मटेरियल में, उस एटम में कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल तो तभी बन पाएगा जब प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज आपस में बराबर होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो यहां से जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। तो क्या है, डाल्टन हमने बोला, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो क्या है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, इसे हम लोग देखते हैं। तो थॉमसन्स
एटॉमिक मॉडल। तो जे थॉमसन ने बोला क्या, एक्चुअल में इन्होंने क्या बोला, ये घर पे एक दिन इनके छोटे बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा था, आप लोग को मनाया जाता है हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, तो इनका छोटे बच्चे का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा था और उसमें कुछ कैंडल वगैरह लगी थी। अब पुराने ज़माने की बात है, आजकल तो आप लोग केक खरीदने जाओ तो उसमें बोलते हैं कि सर ये लीजिए, ये चॉकलेट फ्लेवर है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। आप लोग कौन सा फ्लेवर लेके आते हैं? चॉकलेट वाला। हाँ, वही सब लोग हम लोग खाते हैं, अपने देहात में वही चलता है चॉकलेट फ्लेवर, है ना। तो चॉकलेट फ्लेवर हम लोग खाते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि उन्होंने केक घर पे बनाया था, तो उन्होंने केक में कई सारी चेरीज़ को डाला हुआ था। तभी उनके दिमाग में आया कि एटम कुछ इसी तरीके का होगा। उन्होंने बोला कि जैसे इस केक के अंदर ये चेरी घुसी हुई है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव चार्ज के अंदर एटम में घुसे हुए रहते हैं। इसके लिए आपने बड़ा एक फेमस वर्ड सुना होगा कि इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, या आप लोग इसे वाटरमेलन मॉडल बोलते हो। तरबूज तो सभी लोगों ने खाया है ना, जानते हो ना तरबूज। तो जैसे एक तरबूज होता है और वाटरमेलन में उसके जो सीड्स एम्बेडेड होते हैं, उसी तरीके से जे थॉमसन ने ये बोला कि जिस तरीके से एक तरबूज में उसके बीज धसे हुए होते हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर, पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। मतलब जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम बिल्कुल सॉलिड मटेरियल होता है। एटम कैसा होता है? पूरी तरीके से ठोस, उसमें कोई भी खाली जगह नहीं है। तरबूज लाए हो, ऐसा तो नहीं होता है कि तरबूज को आपने काटा, बीच में खोखला निकल गया हो, है ना, आप बोले खुक्कल तरबूज ले आए मार्केट से, ऐसा तो नहीं होता है। आप खरबूजे को लाओ, उसमें कुछ खाली जगह मिल सकती है, तरबूज में ऐसा नहीं होता। तरबूज पूरी तरीके से भरा ही हुआ होता है, सॉलिड होता है। तो जिस तरीके से एक तरबूज में उसके बीज एम्बेडेड होते हैं, उसी तरीके से जे थॉमसन ने भी सोचा कि एटम पूरी तरीके से बिल्कुल सॉलिड है, उसमें कोई भी स्पेस नहीं है। जिस तरीके से वाटरमेलन में उसके बीज घुसे हुए हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। और ये बात इन्होंने अपनी थ्योरी में बता दी। तो इनके हिसाब से इन एन एटम, लिखते जाइए, इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in atom like seeds in watermelon। ठीक है, कुछ चीज़ें इनके बारे में समझ लीजिए। इन्होंने इनकी थ्योरी में एक बात आप लोगों को समझनी होगी, जे थॉमसन के हिसाब से एटम में कोई भी खाली स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो इनके हिसाब से एटम में कोई भी खाली स्पेस नहीं होता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ गए? इसके बाद देखिए क्या होता है। इतना पढ़ने के बाद, जे थॉमसन की इस थ्योरी के बाद, जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो इतना बेकार नहीं था जितना बेकार दिखने में लग रहा है। आप भी सोच रहे होगे कि कितना बेकार साइंटिस्ट रहा होगा कि एक तरबूज खा रहा, उसी हिसाब से बता दिया कि जाओ ये एटम हो गया। एक्चुअल में इन्होंने अपनी थ्योरी से कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया। इन्होंने अपनी थ्योरी से आयनाइजेशन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि कोई आयन कैसे बनता है। जे थॉमसन ने ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। कैसे? ठीक है, मतलब हम बात करते हैं इसकी मीनिंगफुलनेस की। ठीक है, मीनिंगफुलनेस की बात करें तो इन्होंने आयनाइजेशन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हो कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। तो इनका कहना यह था कि तरबूज के अंदर से गूदा नहीं निकाल सकते, सिर्फ बीज निकाल सकते हो। मतलब एटम के अंदर से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। आप जस्ट क्या करो, एटम को एनर्जी देने लगो, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के एटम के बाहर निकल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत की बात? ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके एटम के बाहर निकल जाएगा। ये बात हम लोगों को जे थॉमसन ने बताई थी। कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरे नंबर पे इनकी ये जो थ्योरी है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ये ड्रॉबैक क्या है समझिए। यहां तक दिख रहा है आप लोगों को? दिखता है ना इधर? अगर हम लोग इसके ड्रॉबैक्स की बात करें, ठीक है, तो इसके दो ड्रॉबैक हैं। नंबर एक, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब आप बोलोगे सर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे हम आपसे बोले
कि आपके पास एक बैटरी है, बैटरी समझते हो आप लोग, वो चश्मा लगाने वाले बच्चे नहीं, हम बात करते हैं जैसे इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है, ठीक है। अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो बैटरी में आप लोग एक काम करिए, एक बैटरी लेकर आइए, उसके पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के साथ एक वायर ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप लोग पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल वाले वायर को आपस में ज्वाइन करोगे तुरंत एक स्पार्क होगा। तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को जैसे ही मिलता है ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जे टॉमसन बोल रहे हैं कि तरबूज के अंदर बीज हो गए इलेक्ट्रॉन और वाटरमेलन हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो आप यहां पर देखो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ मिला हुआ है, मीनिंग एक एटम स्टेबल कैसे हो सकता है ये पता नहीं चलता। एक एटम स्टेबल कैसे हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज तो मिला हुआ है, तो पक्की बात है ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो एटम तो स्टेबल होगा ही नहीं, तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरे नंबर पे एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और साथ ही स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। स्पेक्ट्रम की बात करें तो अभी हम आपको बताते हैं, जैसे आपने लोहे को कभी गर्म किया हो तो उससे रेड कलर की लाइट निकलती है, सोडियम को गर्म कर दो तो उससे येलो कलर की लाइट निकलती है। आखिरकार ऐसा कैसे होता है, अलग अलग मटेरियल डिफरेंट कलर की लाइट क्यों देता है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आप लोग यहां पर समझ लो दूसरा इसका ड्रॉबैक था, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और हम लोगों के सामने सर जे टॉमसन का एटॉमिक मॉडल ये रहा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसा ही नहीं है बिल्कुल बकवास था, कुछ ना कुछ इसके फायदा थे। इन्होंने आयनाइजेशन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। इन्होंने कहा था कि जैसे तरबूज है उससे पॉजिटिव चार्ज तो निकल ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे मटेरियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दोगे तो मटेरियल निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये कहना था सर जे टॉमसन का। लगता है मेरी सफेद शर्ट ज़्यादा चमक रही है, माइनस में है यार, इसको जीरो पे लाना पड़ेगा। अभी तो बताया था स्पेक्ट्रम क्या होता है। हो गया ये ठीक, साफ करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए देखिए, तो ये कहानी हम लोगों के पास हो गई। अब अगर हम लोग इसके आगे की बात करें तो जे टॉमसन के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था लेनार्ड। क्या नाम था ये आप सुन लो, इसके बारे में कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लिखना नहीं आपको। तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था लेनार्ड। लेनार्ड ने एक काम किया, एक सॉलिड मटेरियल लिया, उस सॉलिड मटेरियल की एक पतली सी फिल्म बनाई। आप एक पेपर ले सकते हो, लकड़ी का एक छोटा सा एक स्लाइस ले सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ ले लो, एक पतली सी सीट ले लो आप लोग, ठीक है। उस पतली सी सीट के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे, मतलब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन गन ले लेंगे। डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रॉन गन को हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग किसी भी मटेरियल की एक पतली सी सीट ले लेंगे और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गन से हम लोग बम्बार्डमेंट करवाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो उन्होंने नोटिस किया, लेनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि अगर हम लोग किसी भी पतले मटेरियल के ऊपर, किसी भी थिन मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएं तो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल को क्रॉस करके आर पार निकल जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल को क्रॉस करके अगर निकल जाते हैं तो जे टॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता है, क्योंकि जे टॉमसन ने कहा था एटम तो पूरी तरीके से ठोस है, सॉलिड है, उसके अंदर तो कोई खाली जगह है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन निकला कैसे, इलेक्ट्रॉन आर पार गया कैसे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जे टॉमसन की बात में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और जब जे टॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल होता हुआ दिखाई पड़ा तो जे टॉमसन के ही एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया आप लोग ध्यान से समझिए। तो रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। देखिए कैसे किया, ये एक गोल्ड की फॉइल लेकर आए। अब आप लोग बोलिएगा गोल्ड को क्यों लेकर आए, इसलिए नहीं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ महंगी चीज़ लाओ तो लगेगा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। कैसा लगेगा कि एक पन्नी लेके चले आए तो फालतू को लगेगा, पॉलीथीन लेके आए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या आएगा एक्सपेरिमेंट। देखिए गोल्ड फॉइल ये इसलिए लेकर आए, नेचर में सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी गोल्ड की होती है। जितनी पतली फिल्म आप लोग गोल्ड की बना सकते हो उतनी पतली फिल्म आप किसी दूसरे मटेरियल की नहीं बना सकते। तो गोल्ड की डक्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग गोल्ड की फॉइल लेकर आते हैं। अगर हम लोग गोल्ड की फॉइल की बात करें तो चलिए यहां पर हम लोगों ने एक गोल्ड की फॉइल ले ली और इस गोल्ड फॉइल के सामने हम लोगों ने लेड के एक बॉक्स में
लेड के एक बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। चलो हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, प्लूटोनियम। ठीक है, हम लोग यहाँ पर प्लूटोनियम की बात करते हैं और इस प्लूटोनियम के सामने हम लोग लेड के यहाँ पर कुछ वॉल्स बना देते हैं, कुछ लेड की दीवारें बना देते हैं, जिससे कि अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल ऐसे भाग के जाएगा तो इसे क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेड इस अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा। बेसिकली आप लोग जब अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे तो हो सकता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जगह पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ मिल जाए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। आगे जाके हम लोग रेडियो एक्टिविटी स्टडी करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज ही अल्फा पार्टिकल के सोर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अल्फा पार्टिकल एमिट करने के लिए एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेकर आते हैं। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम लोगों ने इस गोल्ड फॉइल के सामने रखा और इसके ऊपर हम लोगों ने बम्बार्डमेंट करानी चालू कर दी अल्फा पार्टिकल की। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हम लोग कराते हैं तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल इसको क्रॉस करके आगे जा रहे थे। इधर हम लोगों ने जिंक सल्फाइड की एक वॉल लगा दी। अब आप लोग बोलोगे सर जिंक सल्फाइड की वॉल क्यों लगाई? तो जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिंक सल्फाइड के साथ टकराएगा तो जिंक सल्फाइड स्किंटिलेशन प्रेजेंट करने लगता है, मीनिंग इसमें एक चमक आने लगती है। जहां पर चार्ज पार्टिकल टकराएगा वो जगह चमकने लगेगी। अब ये चमक आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगी, उसके लिए हम लोगों को एक माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है जो स्किंटिलेशन ऑब्जर्व करता है। तो यहां पर एक माइक्रोस्कोप लगा दिया गया है, जो माइक्रोस्कोप हम लोग अलग अलग लोकेशन पर देख लेंगे। क्या मेरी बात समझे? अब ये एक्सपेरिमेंट चालू हुआ तो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व क्या किया, इसे आप लोग समझो। रदरफोर्ड ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स path remains unchanged। इन्होंने ये नोटिस किया कि जब हम लोग अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराते हैं तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल सीधे ही निकल जाते हैं, उनकी ट्रेजेक्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आता, बिल्कुल बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, ये पुष्पा रहते हैं, बिल्कुल सीधे गए, मुड़ेगा नहीं साला, है ना। चलो ये बात तुम लोग को समझ में आ गई। तो नंबर 1 पर क्या होता है कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या नोटिस किया, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो स्कैटर होने लगते हैं, मीनिंग कुछ अल्फा पार्टिकल हम लोगों को इस जगह पर भी मिले, इस जगह पर भी मिले, इस जगह पर भी मिले, इधर भी मिले, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल तो डेविएट भी हुए। तो इन्होंने दूसरे नंबर पे नोटिस किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री चेंज भी हुई है। लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल में कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो 90 डिग्री पर मुड़ता है, मतलब यहां पर मिल जाता है हम लोगों को, इसके आसपास दिखाई पड़ता है। तो आप लोग लिख सकते हो 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल्स इधर लिख देते हैं डेविएटेड बाय 90 डिग्री। तो 8000 अल्फा पार्टिकल्स में कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो 90 डिग्री डेविएट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी समझ में आता है। इसके बाद क्या, इसके बाद बेटा हम लोग ये देखते हैं कि रेयरली कोई अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो इधर से गया और लौट के वापस आ गया, मीनिंग मिलियंस में कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा मिलता है जो 180 डिग्री डेविएट होता है, जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते पर लौट के आता है। अभी ये ऑब्जर्वेशन चल रही है, इसका आउटकम क्या होगा हम लोग देखेंगे। तो तीसरे नंबर पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि रेयरली अ अल्फा पार्टिकल या एन अल्फा पार्टिकल इज डेविएटेड बाय 180 डिग्री। तो रेयरली कोई अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो 180 डिग्री डेविएट हो जाता है। इन तीन चीजों को इन्होंने ऑब्जर्व किया। इतना ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने आकलन किया कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ होगा, और इस चीज का आकलन करते करते इन्होंने एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट करी, जिसे हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। क्या होता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, समझने का प्रयास करते हैं। हम इसे रब कर दें, क्या आप लोग ये फिगर रब कर दें, आप लोगों को समझ में आ गया? चलो ठीक है। इतना करने के बाद रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, और इस एटॉमिक मॉडल को हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। चलिए ठीक है, ठीक है। देखो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कैसा था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये इमेजिन किया कि एक्चुअल में
ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल सीधे निकल गए। मतलब ये हुआ कि किसी एटम का मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो बिल्कुल वैकेंट है, बिल्कुल स्पेस है, वहाँ पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तभी तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर ये बोलते हैं मोस्ट ऑफ द एटम्स वॉल्यूम इज एम्प्टी। ठीक है, एटम का ज्यादातर वॉल्यूम तो पूरी तरीके से एम्प्टी होता है, उसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली जगह। ठीक है, नल सेट पढ़ा है ना मैथ में आप लोगों ने। ठीक है, बिल्कुल खाली रहता है। इसके बाद क्या, इसके बाद ही हम लोग ये नोटिस करते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट भी हुए। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एटम के अंदर कोई एक बड़ा मटेरियल रखा है। द रीजन, आप लोग इमेजिन करो कि आप एक साइकिल से जा रहे हो और सामने से कोई मच्छर आके आपसे टकराता है, तो आपका रास्ता डेविएट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आपका रास्ता तब डेविएट होगा सामने से एक साइकिल आके टकरा जाए, एक कार आके टकरा जाए, ट्रक आके टकरा जाए, चटनी बन जाएगी। डेविएशन तो छोड़ो। आप एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल होता है ना, अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से 40,000 टाइम ज्यादा भारी होता है। कितने गुना? लगभग 40,000 गुना ज्यादा भारी होता है। अगर अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ है तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन तो इसे डेविएट कर ही नहीं सकता, वरना तो यही बात होगी तुम साइकिल से जा रहे थे, मच्छर आया और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, जो तो पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है, पक्की बात है कि आपका रास्ता इतनी आसानी से तो डेविएट होगा नहीं। इस अल्फा पार्टिकल को डेविएट करने के लिए कोई हैवी पार्टिकल चाहिए। तो रदरफोर्ड ने यह बोला कि एटम के अंदर एक लोकेशन ऐसी है जो काफी हैवी है, जो अल्फा पार्टिकल को डेविएट करती है, उससे टकरा के अल्फा पार्टिकल अपना रास्ता भटक जाता है। ये बात सोची। तो दूसरे नंबर पे हमको ये रदरफोर्ड बताते हैं कि होल एटॉमिक मास इज कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट कॉल्ड न्यूक्लियस। पूरा का पूरा एटॉमिक मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, टेंशन ना लो बेटा, तुम लोग ऑनलाइन पढ़ लेना ना दिखे नीचे तो। आप मेरी बात सुनते जाइए। क्या आप लोग ये बात समझ गए? पूरा का पूरा एटॉमिक मास एक जगह पर कंसंट्रेटेड होता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा होगा, इस चीज को समझने के लिए चलो हम इसे साफ कर देते हैं। तीसरा पॉइंट यहां से लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ये बात करें न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा होगा, ऑब्वियस है। आप लोग एक बात समझिए, अल्फा पार्टिकल के पास प्लस का चार्ज होता है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2He4। अगर अल्फा पार्टिकल मूव करके गया है और अल्फा पार्टिकल के सामने एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल आता है, तो निगेटिव चार्ज मटेरियल अल्फा पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर कोई चीज अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस चीज के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मटेरियल ही पॉजिटिव चार्ज को रेपल कर सकता है। तो तीसरे नंबर पे क्या होता है, रदरफोर्ड ने यह इमेजिन किया कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम लाइज इन न्यूक्लियस। पूरा का पूरा एटम का पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर लाई करता है। यह बात भी रदरफोर्ड ने समझ ली। इतना सब कुछ रदरफोर्ड ने समझा। चौथे नंबर पे इनसे लोगों ने पूछा, फिर भैया अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? तो रदरफोर्ड ने कहा कि देखो, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, और जहां मर्जी आए वहां चक्कर लगाएं, बस एटम के अंदर हो। तो अगले नंबर पे ये हमसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ इनको रिवॉल्विंग के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिल जाता है। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। ये सब कुछ इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब जरा देखिए, यहां पर ये 2 पॉइंट आप लोग नोट कर चुके होंगे, इन्हें हम रब कर रहे हैं।
देखिए इसके आगे की कहानी क्या, अगर हम लोग एक अल्फा पार्टिकल और पास में डालें तो रदरफोर्ड ने ये नोटिस किया कि पॉजिटिव चार्ज इस अल्फा पार्टिकल को रेपेल करके इसे डेविएट कर देता है। एक अल्फा पार्टिकल यहां से डालें तो पॉजिटिव चार्ज इसे डेविएट कर देता है बाय फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर ये अल्फा पार्टिकल ज़्यादा पास से चला जाए तो हो सकता है ये 90 डिग्री डेविएट हो जाए, पॉसिबिलिटी है 90 डिग्री डेविएट हो जाए। और मिलियंस में कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी होता है जो 180 डिग्री डेविएट हो जाता है। जब रदरफोर्ड ने उस अल्फा पार्टिकल को देखा जो 180 डिग्री डेविएट हो जाता है, तो रदरफोर्ड के दिमाग में एक बात आई कि हम न्यूक्लियस के साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। जे टॉमसन ने भी एटॉमिक साइज को एस्टिमेट किया था। जे टॉमसन के हिसाब से एटम का साइज 10 की पावर -10 साइज का होना चाहिए, मतलब जो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10⁻⁻10 होना चाहिए। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के साइज को एस्टिमेट करने की कोशिश करी और इन्होंने एक मेथड लगाया था जिस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम लोग अभी उस पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप हमें एक बात बताओ, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है जो हमने आपके सामने लिखा। क्या आपको ये एटॉमिक मॉडल समझ में आया? ठीक है, इस एटॉमिक मॉडल के कुछ मीनिंगफुलनेस भी हैं। नंबर एक, इसकी मीनिंग, ये क्यों मीनिंगफुल है? तो सबसे जरूरी बात, इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है और प्रैक्टिकली डिस्कवर किया है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं न्यूक्लियस होता नहीं है। इन्होंने प्रैक्टिकल करके समझा है कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भारी ऑब्जेक्ट मौजूद है और उस चीज को ही इन्होंने क्या बोला हुआ है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज का एस्टिमेशन हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, ये टर्म है। दूसरे नंबर पे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल क्यों हुआ? इसके फेलियर के कुछ रीजंस हैं, इन रीजंस को आप लोग समझिए। एक मिनट रुकना। हेलो हेलो, हाँ जी, बोल रहे कौन? सर हम अभी पढ़ा रहे हैं, क्या हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करें? देखिए, क्या इतनी बात समझ में आई? इस एटॉमिक मॉडल के भी फेल होने के कुछ रीजंस हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं, समझिए। आप लोग याद करो, फर्स्ट बुक में आप लोगों ने लगभग चार्ज को स्टडी किया है। जब आपकी पहली यूनिट चलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तब आप लोग देखते हो कि चार्ज, स्टेशनरी चार्ज किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जब आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हो, मैग्नेटिज्म को पढ़ते हो, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जब चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फिर आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? तो आप लोगों को पढ़ाया गया कि जब कभी भी चार्ज एक्सीलरेटेड होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने लगता है। मीनिंग, अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, चार्ज अगर मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, और चार्ज का मोशन अगर एक्सीलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। सोचने वाली बात यह है कि अगर हम लोग चार्ज की बात करें, जैसे ये एटम का स्ट्रक्चर है, इसे हम साफ कर देते हैं। रदरफोर्ड के हिसाब से अगर हम चलें तो रदरफोर्ड ने हमसे ये बोला, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इमेजिन करो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल होता है, और आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन हमेशा ही एक्सीलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो लगातार बदलती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब ये इधर होगा तो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जब यहां पर होगा तो नीचे जा रहा होगा, और यहां पर होगा तो ऊपर जा रहा होगा। इसकी डायरेक्शन तो कॉन्टिन्यूअस बदलती है, और वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बदलने का मतलब है वेलोसिटी चेंज हुई। अगर डायरेक्शन बदलने का मतलब यह है वेलोसिटी चेंज हुई, तो इस इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है, और इसका मतलब यह हुआ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परमानेंट जनरेट करेगा। सोचो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एनर्जी है, तो एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन के अंदर से ही निकल रही है। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर से निकल रही है तो कॉन्टिन्यूअस इसकी एनर्जी डाउन होगी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और वेलोसिटी कम होते होते इसका जो रेडियस है वो भी कम होता जाएगा, और एक टाइम पर ये जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को मिलेंगे, बड़ाम से आवाज आएगी, खत्म, टाटा बाय बाय, सब कुछ खत्म। ठीक है, तो यहां पर एटम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम चाहते हैं कि एटम स्टेबल रहे, जो कि रियल में होता है, तो रदरफोर्ड थ्योरी से तो हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। दूसरा, लोगों ने रदरफोर्ड से स्पेक्ट्रम को लेकर सवाल किए कि ये बताइए लोहे को गर्म करने पर रेड कलर की लाइट क्यों निकलती है।
रदरफोर्ड इसको भी आंसर नहीं कर पाए, तो इसलिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी जाके फेल हो गया। ठीक है, तो इसके भी फेलियर के रीजन क्या है, जो जे टॉमसन के एटॉमिक मॉडल के फेलियर के रीजन है, नंबर 1 ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और नंबर 2 ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और साथ ही साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हम ये बोर्ड पर लिख नहीं रहे, आप लोग समझ जाएंगे ना, वही चीज लिख लीजिए, फेलियर होने के रीजन भी सेम है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये दो कारण की वजह से ये एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। लेकिन इस एटॉमिक मॉडल से हम लोग एस्टीमेट कर सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज कितना है, और न्यूक्लियस के साइज को एस्टीमेट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं। उस कैलकुलेशन को आप लोग समझिए। देखिए, अगर हम लोग बात करें, मेरी बात सुनिए इधर, देखिए अगर हम लोग बात करें साइज ऑफ न्यूक्लियस की, तो इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की अगर हम लोग बात करें, क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, समझिए। देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास ये एक एटम आता है, और एटम का न्यूक्लियस हम लोगों को ये मिलता है। ठीक है, जब एटम के न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें, हम चाहते हैं कि इस न्यूक्लियस के साइज को एस्टीमेट कर लें। इसके लिए रदरफोर्ड एक काम करते हैं, यहां पर एक अल्फा पार्टिकल को पकड़ लेते हैं और अल्फा पार्टिकल को भेजते हैं इस न्यूक्लियस के पास। इस अल्फा पार्टिकल को हमने एनर्जी दी 2, और 2 एनर्जी लेके ये अल्फा पार्टिकल गया, लेकिन जैसे ही अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा, ये न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को रेपेल करेगा, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती जाएगी, और कम होते होते अल्फा पार्टिकल यहां पर रेस्ट में आ गया, फिर रिपल्सन की फोर्स की वजह से वापस लौट के आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने 1 एनर्जी के बजाय इसको 2 एनर्जी दे दी, और 2 एनर्जी की वजह से ये थोड़ा आगे गया, यहां से लौट के आ गया। आपने इसको 5 एनर्जी दी, यहां से लौट के आ गया। आपने इसको 6 एनर्जी दी, गया न्यूक्लियस से टकरा गया, या तो इन न्यूक्लियस में ये मर्ज हो गया, या तो इसने न्यूक्लियस को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। हम लोग ये समझे कि 5 एनर्जी जब इसको दी थी, तब ये न्यूक्लियस के सबसे पास गया था और लौट के आ गया था। इससे ज्यादा एनर्जी दो तो फिर वापस नहीं आता, तो हम लोग बोलेंगे 5 एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सबसे पास जाता है, और हम लोग इस 5 एनर्जी से न्यूक्लियस के साइज को एस्टीमेट करेंगे। क्या तरीका है, समझिए। हमने बोला कि देखो, इसको 5 एनर्जी दी है, जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ता है, न्यूक्लियस इसको रेपेल करता है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाती है। आप लोगों ने पढ़ा है कि सर अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो रिपल्सन का एक फोर्स भी तो लग रहा है, जिस वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही, और जब ये अल्फा पार्टिकल रुकेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई होगी, और यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। फिर ये वापस आया, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और लास्ट में पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत की बात। लेट्स से जो हम 5 बोल रहे हैं, शुरुआत में अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी k थी, और यहां पर बिल्कुल क्लोजेस्ट अप्रोच के केस में जब ये दूरी r है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी u थी। पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था 1/4πε0 q1 q2/r, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। हम लोग बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज q1 कितना होता है बेटा, 2e, मालूम है ना, अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। लेट से जिस एटम की हम लोग बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो ऑब्वियस है इसके न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, Ze। इतना तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो E, हीलियम की बात करोगे 2e, एटॉमिक नंबर Z है तो Ze। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 1/4πε0 q1 q2, q1 की वैल्यू 2e, q2 की वैल्यू Ze, आप दोनों का मल्टीप्लाई करके रखोगे तो 2Ze² अपॉन में कितना रहेगा बेटा, r। हम लोगों को मालूम है क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को बराबर कर दीजिए, और आप लोगों के पास आ जाएगा k = 1/4πε0 2Ze² r। r का वैल्यू अगर आप लोग निकालोगे, ये k डिवाइड में भेज देना,
1/4πε0 2ze² तो जस्ट आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी चाहिए अल्फा पार्टिकल की, और आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी आपको अल्फा पार्टिकल की चाहिए, और आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि इस न्यूक्लियस का साइज कितना होगा। इस आर को ही हम लोग न्यूक्लियस का साइज मान लेते हैं, जो कि एक रफ वैल्यू है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए? तो ये कहानी आप लोगों के पास हो गई। अब देखिए इस के की बात करें तो के यहां पर काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप लोगों को अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी दे दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप हाफ mv² रख सकते हो। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी ना दे करके ये बता दिया जाए कि इसको इतने वोल्ट वोल्टेज से एक्सीलरेटेड किया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला Q × V लगा सकते हो। वोल्टेज आपको गिवन होगा, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज आपको मालूम है 2e होता है, और जस्ट आप लोग के प्लेस पे वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिकली जब ये काम हम लोगों ने किया तो हम लोगों के पास r का वैल्यू आया 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, जो कि 1 फर्मी के आसपास है। और जब हम लोगों ने रियल में न्यूक्लियस के साइज को कैलकुलेट किया तो वो भी अप्रॉक्सीमेट इतना ही आता है। मतलब रदरफोर्ड न्यूक्लियस के साइज को कैलकुलेट करने पर भी पूरी तरीके से सही थे। इन्होंने न्यूक्लियस के साइज को ठीक कैलकुलेट किया, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर।